का एक्सक्लूसिव खबर ईटी नाउ स्वदेश की। चलिए अब बढ़ते हैं खास चर्चा की ओर। और आज जैसा कि हमने अब शुरू में ही बोला कि इस शो में, इस खास बुलेटिन में हम कंज्यूमर के हितों का भी ख्याल रखेंगे। तो आखिर इंश्योरेंस सेक्टर में जो नए नियम कायदे आसान हुए हैं, उससे किस तरह का कंज्यूमर को फायदा हो रहा है, किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, चलिए उसकी बात करते हैं। जी हां, आसान नियम कायदे और कंज्यूमर के फायदे। हाल फिलहाल इंश्योरेंस सेक्टर में अगर हम देखें तो कई ऐसे रिफॉर्म्स हुए हैं, कई ऐसे जो नियम है उसे आसान किया गया है और कई बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं, जिसकी वजह से इस पूरे सेक्टर पर नजर बनी हुई है। नए नियम कायदों में किस तरह से कंज्यूमर्स का खास ख्याल रखा गया है और नए नियमों का आपकी जिंदगी और जेब पर क्या असर पड़ेगा, इसी विषय पर आज चर्चा हम करेंगे। मगर सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये कौन कौन सी डेवलपमेंट हुई थी। सबसे पहले अपने सहयोगी अनुराग शाह के पास हम चलेंगे, उसके बाद हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे हम इस बारे में विस्तार से विश्लेषण करेंगे। अनुराग, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं। और जिस तरह से अगर हम देखें, हाल फिलहाल हम हर दिन इंश्योरेंस सेक्टर से कुछ बड़े डेवलपमेंट सामने आते हुए देखें, तो जरा सिलसिलेवार ढंग से बताइए डेवलपमेंट थे क्या? हम नए साल के अंदर ही देखें तो हर दूसरे तीसरे दिन एक नया डेवलपमेंट हो रहा है आईडी की तरफ से, और इसमें बताया जा रहा है कि ग्राहकों की सहूलियत के लिए ही। और पिछले एक हफ्ते की हम बात देखें तो आईआरडीए ने नियम लाए हैं, फ्री लुक पीरियड को 15 दिन से बढ़ा के 30 दिन किया है। यानी अगर आपने कोई पॉलिसी ली, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली, हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली, और आपको लगता है पॉलिसी लेने के बाद कि जो टर्म्स एंड कंडीशन आपको नहीं सूट हो रहे हैं, या आपको लगता है कि जो पॉलिसी आपके लिए फायदे की पॉलिसी नहीं है, तो 30 दिन के अंदर आप उस पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं और किसी भी तरह की पेनल्टी आपको नहीं देनी होगी। ये आईआरडी ने साफ साफ कर दिया है। इसके अलावा अब प्रपोजल के वक्त ही आपको बैंक अकाउंट की डिटेल देनी होगी। आप जब इंश्योरेंस की पॉलिसी का प्रपोजल लेते हैं तब आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल देंगे, तो उससे फायदा ये होगा कि अगर वो पॉलिसी आप नहीं भी लेते, प्रीमियम भरने के बाद पॉलिसी जारी नहीं होती, तो रिफंड आसान हो जाएगा। क्लेम के वक्त जो है सीधा आपके अकाउंट में पॉलिसी पैसा आएगा। तो ये चीज़ भी रेगुलेटर के द्वारा मैंडेटरी कर दी। इसके अलावा नॉमिनेशन जो है वो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में तो आईआरडी ने साफ साफ कर दिया है कि जो भी पॉलिसी जारी होगी वो बिना नॉमिनेशन के जारी नहीं होगी, क्योंकि कई मामलों में ये देखा जाता था कि जो क्लेम के वक्त या फिर मैच्योरिटी के वक्त नॉमिनेशन नहीं होता था, या जो इंश्योर्ड की अगर कुछ मृत्यु हो गई तो नॉमिनेशन से जुड़ी हुई दिक्कत होती थी। तो प्रपोजल के वक्त ही या पॉलिसी इशू होते वक्त ही लाइफ इंश्योरेंस में जो नॉमिनेशन को मैंडेटरी कर दिया गया, और साथ साथ में बाकी जो भी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है या फिर जनरल इंश्योरेंस में भी वेयर एवर इट इज पॉसिबल आईआरडी के द्वारा मैंडेटरी कर दिया गया है। ये डेवलपमेंट हुआ। इसके अलावा कल का एक जो डेवलपमेंट है अनक्लेम्ड राशि से जुड़ा हुआ, जहां पर जिस तरह से अनक्लेम्ड अमाउंट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहां पर भी आईआरडीए के द्वारा जो है कंपनियों को कहा गया है कि लोगों को आप मैसेज करिए, उनकी केवाईसी करिए, डिटेल लाइए। 12 महीने से ज़्यादा अगर जो भी अनक्लेम अमाउंट है उसको अलग अकाउंट में डाला जाए। एन्यूटी का अगर जो पैसा है वो अनक्लेम अकाउंट में नहीं माना जाएगा अनक्लेम अमाउंट के अंदर। वहाँ पर भी कंपनियों को हर 15 दिन के अंदर, हर महीने की 15 तारीख में बताना होगा कि अनक्लेम अमाउंट कितना है। तो ये भी एक बड़ा डेवलपमेंट रेगुलेटर के द्वारा दिया गया है, जिसमें जो भी पैसा है, क्योंकि कई बार होता है कि आपने जो पॉलिसी ली है वो आपको पता ही नहीं कि वो मैच्योर हो गई है, उस समय आपने डिटेल्स वगैरह नहीं दी थी, इस वजह से तो अनक्लेम अमाउंट में भी अब इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि कैसे भी करके जो पॉलिसी होल्डर है, नॉमिनी है, उसको खोजा जाए और उसको पैसा दिया जाए। ये इसकी रिपोर्टिंग होगी। फिर एक और बीमा सुगम का भी डेवलपमेंट हुआ है, जहां पर एक कंपनी इस्टेब्लिश की जाएगी बीमा सुगम, जो कि पॉलिसी होल्डर्स को भी फायदा देगी, इंटरमीडियरीज को भी फायदा देगी और इंश्योरेंस कंपनियों को भी फायदा देगी। जो तमाम तरह की जो इंश्योरेंस से जुड़ी हुई सर्विसिंग है उस प्लेटफॉर्म पे हो पाएगी। तो ये पिछले एक हफ्ते के डेवलपमेंट है आईआरडी के द्वारा बताए गए हैं। इसके अलावा एक हमने भी जो एक स्टोरी की है कल ही, जहाँ पर आपका जो
क्लेम है, अगर आप ज़्यादा क्लेम लेंगे तो आपका प्रीमियम बढ़ सकता है कोहर्ट बेसिस के हिसाब से, क्योंकि हमेशा ये शिकायत होती थी कि जो लोग सालों साल तक प्रीमियम दे रहे हैं उनका भी प्रीमियम बढ़ता जा रहा है और वो उनके द्वारा क्लेम नहीं लिया जा रहा। और दूसरी तरफ जो लोग प्रीमियम दे रहे हैं लेकिन क्लेम लगातार लिए जा रहे हैं, तो उससे जो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स हैं, नए पॉलिसी होल्डर्स नहीं जुड़ पा रहे थे, नॉन क्लेमेंट है, उनके ऊपर भार बढ़ता जा रहा था। तो एक चर्चा अभी शुरुआती स्तर पे ही है, इंश्योरेंस कंपनियों के बीच में ही रेगुलेटर के द्वारा उन सुझाव मांगे गए हैं कि क्या एक लोडिंग लगाई जा सके जो ज़्यादा क्लेम लेते हैं उनके प्रीमियम पे, जिससे सीनियर सिटीजन्स को भी नुकसान नहीं हो, जो नए पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको भी नुकसान नहीं हो, फ्रेश एंट्रेंट्स को नुकसान नहीं हो, और नॉन क्लेमेंट जो क्लेम नहीं ले रहे हैं उनको भी नुकसान नहीं हो, और उनका प्रीमियम बाकी लोगों के मुकाबले कम बढ़े। और इंश्योरेंस कंपनियों का मानना है कि 70% तक जो पॉलिसी होल्डर्स है उनको इसका फायदा होगा। तो ये हाल के जो पिछले एक हफ्ते के डेवलपमेंट्स है प्रशांत, मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल अनुराग, बहुत ही बेहतर तरीके से आपने इन तमाम जानकारियों को रखा, और कोशिश हमारी यही है कि हम आपको ग्राफिक्स के जरिए में बताएं कि आखिर क्या क्या वो डेवलपमेंट है। स्क्रीन के एक हिस्से में हम वो जानकारी देंगे जिसको सिलसिलेवार ढंग से आपके सामने हम रख रहे हैं। चलिए, एक और खास एक्सपर्ट को इसमें हम जोड़ते हैं। हमारे साथ तरुण माथुर साहब हैं, को फाउंडर हैं पॉलिसी बाजार से। तरुण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहले तरुण जी, मेरा सवाल, जो फ्री लुक पीरियड है जिसे 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन किया गया है, सबसे पहले तो आपका इस पे कमेंट जानना चाहूंगा। क्या ये लंबे समय से अवेटेड था? इसके क्या फायदे आपको नजर आ रहे हैं, और किस तरह से इस रिफॉर्म को या इस डेवलपमेंट को आप देख रहे हैं? देखिए, आज तक देखिए, आप कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट ले लीजिए, आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं, आपको एक कम से कम ये सहूलत मिलती है कि अगर आपने कुछ गलत ऑर्डर कर लिया या आपके साइज का नहीं हुआ या आपके फिट का नहीं हुआ, आपको पसंद नहीं आया, तो आप कुछ कुछ दिनों में उसको वापस कर सकते हैं। 30 दिन ही स्टैंडर्ड होता है। तो मुझे लगता है इंश्योरेंस में क्यों सेम चीज क्यों ना हो? क्योंकि देखिए, अब कोई कस्टमर है, वो कुछ समझ के परख के चीज खरीदता है, पर फिर भी कुछ चीज निकल जाती है, या किसी दोस्तों से आपने बात करी, उन्होंने बताया कि अच्छा ये एक फीचर कम है, ज्यादा है, या कोई कवरेज है जो उनके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। तो कम से कम कस्टमर्स जब खरीद रहे हैं तो उनको इस बात के लिए डर नहीं होगा कि अगर मैंने खरीद लिया, आज मैंने पैसे दे दिए, तो फिर मैं फंस जाऊंगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा मूव है। पहले भी 15 दिन होता था, अब 30 दिन हो गया है, तो कस्टमर के और टाइम है। तो मेरे को तो लगता है कि ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन अब आ गया है, तो इट्स अ वेलकम मूव। तो ये अहम बात है। तरुण जी, इन सब के बीच में जो दूसरा हम देख रहे हैं, अगर हम बात करें रिफॉर्म की, तो उसमें हम बीमा सुगम की बात बार बार हो रही है। इस बदलाव को, इस डिजिटाइजेशन को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अभी बहुत अर्ली डेज है, बीकॉज़ हमें एक आइडिया है अभी तक तो। पर जो इसके थॉट प्रोसेस है वो यही है कि चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे वो बायर हो, चाहे कोई जो आपके एंटिटी हो वो, उन सबको एक प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए जहाँ पे लोगों को सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएँ या फिर सारी सर्विसेज़ मिल जाएँ। तो क्या है, एक कंज्यूमर को 10 जगह नहीं जाना पड़ेगा, किसी के पीछे नहीं पड़ने का, अपनी अपनी ही पॉलिसी की सर्विसिंग के लिए उनको एक जगह मिल जाएगी। तो मुझे लगता है आइडिएशन बहुत अच्छा है, इसकी एग्जीक्यूशन में टाइम लगेगा, बट आई थिंक वी हेडेड इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि देखिए, जितनी चीजें डिजिटल होती जाएंगी उतनी उसकी रीच बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे हमारा 5G का नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, वैसे ही लोग और ज्यादा अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे आ गए हैं। तो मेरे को लगता है कि एक इंश्योरेंस कंपनी से बात करने के लिए अगर कोई माध्यम मिल जाए, एक एक्स्ट्रा माध्यम मिल जाए, तो कोई खराबी नहीं है। मुझे लगता है कि ये अच्छा आइडिया है। चलिए, अब ज़रा अगर हम बात करें अनक्लेम बीमा रकम से जुड़े नियमों में जो बदलाव है, जो एडा ने मास्टर सर्कुलर जारी किया है, कई सुझाव हैं इसमें, इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जो अनक्लेम्ड अमाउंट्स है, ये बहुत टाइम से पेंडिंग है। मुझे लगता है कि देखिए, जो आईआरडी की रूलिंग है वो तो बिल्कुल सही है। जितना हो सके हमें अनक्लेम्ड अमाउंट्स को उनके राइटफुल ओनर्स तक पहुंचाना चाहिए। पर मुझे लगता है कि ये बहुत कठिन भी है, क्योंकि आज भी इंश्योरेंस कंपनी बहुत ज्यादा अटेम्प्ट्स करती है कि किसी तरह से आप ये क्लेम्ड अमाउंट जो उसके राइटफुल ओनर के पास पहुंचा पाए। पर शायद वो एक्सेस और डेटाबेसेस नहीं है जहां पे कर पाए। तो मुझे लगता है अगर थोड़ी मदद मिले और हम लोग कुछ जैसे हमारे पास आधार का डेटाबेस है, हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस का डेटाबेस है, उनके माध्यम से अगर हम उन उन लोगों को रीच कर पाएँ ताकि उन्हीं की मदद हो, तो मुझे लगता है ये इसके लिए थोड़ा और एफर्ट लगेगा, बट एज़ अ रूलिंग तो बहुत अच्छा है कि हम लोग और ज़्यादा कोशिश करें।
मैं आपसे ही समझना चाहता, जब जब अनक्लेम्ड अमाउंट की बात हो रही है और आईआरडीए कह रहा है कि इंटरमीडियरीज है, एजेंट्स है, इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रयासों को बढ़ाए, तो क्या इसमें जो आप प्रीमियम जमा कराने जाते हैं वहां पर कुछ ड्यू डिलिजेंस ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए, या फिर केवाईसी की प्रक्रिया करनी चाहिए, या क्या कुछ और किया जा सकता है जो रनिंग पॉलिसीज है? क्योंकि मास्टर सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि जो लिटिगेशन वगैरह में पॉलिसीज चली गई है उनके लिए अलग एक हेड बनाया जाए, लेकिन जो रनिंग पॉलिसीज है वहां पर कंपनियों को तेजी लाना जरूरी है और हर 15 दिन में आईआरडीए को भी वो रिपोर्ट करना होगा। तो क्या इससे लगता है कि कंपनियों पे प्रेशर आएगा और अनक्लेम अमाउंट है जो रियल नॉमिनीज है या पॉलिसी होल्डर्स है वहां तक पहुंच पाएगा? मुझे लगता है बिल्कुल सही बात है। अगर जैसे आपने बताया कि नॉमिनी की डिटेल्स अब मैंडेटरी कर दी है, तो जैसे जैसे वो प्रपोजल के टाइम पे जब कोई खरीद रहा है तब वो मल्टीपल डिटेल्स दे दे, मल्टीपल फोन नंबर दे पाए, जैसे हमने बोला रिन्यूअल के टाइम पे अगर वो एक्स्ट्रा डिटेल्स मिल जाए, तो जैसे जैसे ये डेटाबेस बनता जाएगा, जैसे जैसे हम और कस्टमर्स को बोलते जाएंगे, तो बिल्कुल, और जैसे मैंडेटरी कर दिया जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी भी और ज्यादा रिगर के साथ ये सब करेगी। तो इससे कम तो होना चाहिए, पर मुझे लगता है आज की प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं होगी जहां पर कि कोई एक सेंट्रल डेटाबेस जिसके हम लोग पास जा पाए और उसको एक्सेस कर पाए। जैसे आज आधार है, मेरे ख्याल से उसका एड्रेस वगैरह जो है वो वेरीफाई हो जाता है, पर अगर वो एड्रेस आधार पे जाके कोई चेंज करता है तो क्या वो हमारी पॉलिसी में मूव करता है? तो उसका आंसर अभी नहीं है। तो मेरे ख्याल से केवाईसी मैंडेटरी हो गया, जैसे जीआई में हो गया, एलआई में, लाइफ इंश्योरेंस में पहले से ही था, तो उससे तो बहुत मदद होगी क्योंकि वो एड्रेस आ जाएगा। बट क्या हम हर सोर्स से उस कस्टमर की जानकारी इंश्योरेंस कंपनी तक पहुंचा पा सकते हैं? मेरे ख्याल से वो एक और स्टेप है जो लेना चाहिए। सर, एक और सवाल मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि आप बीइंग लार्जेस्ट एग्रीगेटर सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो ये जो कोहर्ट बेस इंश्योरेंस की बात हो रही है जहां पर एक कैटेगरी बकेट बनाई जाएगी और अगर आप ज़्यादा क्लेम लेते हैं तो आपका प्रीमियम ज़्यादा बढ़ जाएगा, लोडिंग बढ़ जाएगी, तो इसको आप कैसा देखते हैं? क्या आपके पास भी जो डेटा आता है वो बताता है कि ओवरऑल हेल्थ का प्रीमियम तो बढ़ रहा है लेकिन नंबर ऑफ न्यू पॉलिसी होल्डर्स नहीं जुड़ रहे हैं, जो न्यू एंट्रेंट्स है उनको इतना इंसेंटिव नहीं है, नॉन क्लेमेंट्स है उनके लिए इतना इंसेंटिव नहीं है, सीनियर सिटीजन है उनका प्रीमियम लगातार बढ़ता जा रहा है, केवल कुछ चुनिंदा बैड क्लेम्स की वजह से हर कोई इंपैक्ट हो रहा है? देखिए, कोहॉर्ट बेस्ड अंडरराइटिंग बहुत टाइम से डिस्कशन में है। आज भी अगर आप एक नॉन रिटेल इंश्योरेंस देते हैं, ग्रुप इंश्योरेंस देते हैं अपनी कंपनी के लिए, तो उसमें यही होता है कि जो कंपनी ज्यादा क्लेम करती है उसकी क्लेम के बाद ही उसका प्रीमियम तय किया जाता है। रिटेल इंश्योरेंस में ये मुश्किल है, इसलिए मुश्किल है कि देखिए, कोई भी कस्टमर आज पॉलिसी लेने से पहले एक प्री मेडिकल होता है, या तो टेली मेडिकल के थ्रू या फिर एक एक्चुअल मेडिकल में जा रहे हैं, तो उसके बाद उनको पनिश करना कि उन्होंने क्लेम लिया, मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा। आपकी बात सही है। होता क्या है कि कुछ ज्यादा क्लेमिंग कस्टमर्स होते हैं, उनकी वजह से पूरे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना पड़ता है क्योंकि फिर वो सस्टेनेबल नहीं रहता। पर उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत अलग-अलग मेजर्स हैं। पहली बात है हॉस्पिटल, हम उसके अंदर कैसे और अच्छा नेटवर्क बना पाएँ, या कोई हॉस्पिटल रेगुलेशन आ जाए जिससे प्राइस कम हो जाए। पर कोहॉर्ट बेस करने में चाहे मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इसके लिए कुछ यंग जो लोग नहीं आ पा रहे हैं फोल्ड में, वो आ जाएंगे। पर मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म मेजर नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप किसी ओल्ड एज में जाते हैं, जैसे 60 से ऊपर हो जाते हैं और आपका प्रीमियम बढ़ता जाए, तो फिर वो एक ओल्ड एज कस्टमर जिसने पूरी जिंदगी प्रीमियम दी है, उसके लिए अनअफोर्डेबल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ बहुत सोचना पड़ेगा, इसमें आइडिएशन ज्यादा करनी पड़ेगी, और इसमें शायद हमारे को कोई और तरीके निकालने पड़ेंगे कि कोहॉर्ट बेस अगर आप करते हैं तो आप एक कोहॉर्ट को कर सकते हो, पर एक क्लेमिंग कस्टमर पे आप एक पेनल्टी लेवी नहीं कर सकते। बट मेरे को लगता है कि अभी बहुत नए-नए स्टेज पे, अभी कोई रेगुलेशन भी नहीं आई है और अभी सिर्फ डिस्कशंस में है, तो ये कहाँ निकलेगा, इसका कुछ अच्छा लॉजिकल तरीका ज़रूर निकलेगा। तो ये चर्चा का मकसद यही था कि हम इंश्योरेंस सेक्टर में जो बदलाव हो रहे हैं और उन बदलावों के संकेतों को समझें, और वाकई एक जो निचोड़ है कि वक्त वक्त पर इस तरह के बदलाव काफ़ी आवश्यक होते हैं जिसके ज़रिए कंज्यूमर के हित और ज़्यादा बेहतर हों, उन्हें फ़ायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे तरुण जी आपका। इसके साथ ही हम अपने सहयोगी अनुराग शाह का भी शुक्रिया करेंगे तमाम डिटेल्स के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको तमाम जानकारी बहुत स्पष्ट हो गई हो और तमाम बातें बहुत आसान भाषा में हमने आपके सामने रखी। बहरहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फ़ौरन हाजिर होते हैं।